नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अस्मिता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जहां राज्य सरकार ने धर्म और आस्था की आड़ में पाखंड, ठगी, अवैध गतिविधियां और संदिग्ध तत्वों के खिलाफ 10 जुलाई से ऑपरेशन कालनेमी को लागू किया और इसका उद्देश्य देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना था, तो वहीं जनता का विश्वास सुरक्षित रखना था। आपको बताते चले कि हरिद्वार में 3000 से ज्यादा व्यक्तियों का सत्यापन हुआ है, तो वहीं 715 अभिभोग पंजीकृत हुए हैं और जहां 305 गिरफ्तारियां की गई है। तो वहीं जानकारी देते चले कि 19 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और जहां 10 को रिपोर्ट किया गया। उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में, देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यह किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है और ये निरंतर चलता रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहपरिवार उनसे शिष्टाचार की भेंट की। आपको बताते चले कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीर बाल दिवस के महत्व पर चर्चा करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के वीर शाहिबजादों के अद्वितीय शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उनकी वीरता और बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। भेंट के दौरान राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सिख इतिहास और परंपराओं पर आधारित पुस्तकें भेंट की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर चमोली से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और जहां सेमलडाला में खेल मैदान के विस्तारीकरण, राजेश्वरी मंदिर कुरुड़ के सौंदर्यीकरण और अनसुईया देवी मंदिर का मंडल में यात्री विश्राम गृह निर्माण की घोषणा उनकी ओर से की गई। जहां आपको बताते चले कि ग्वालदम में तपोवन तक के मार्ग का नाम नंदा सुनंदा मार्ग रखने का भी प्रस्ताव रखा गया है। जहां मुख्यमंत्री ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर भी समस्याओं के समाधान का आह्वान करते हुए आमजन से इसमें सक्रिय सहभागिता की अपील की। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते चले कि हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की मौत हो गई है। जी हां, इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताते चले कि कुख्यात विनय त्यागी ने एम्स में दम तोड़ा है, जहां हरिद्वार पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। तो वहीं जानकारी देते चले कि गैंगवार में घायल हुआ था विनय त्यागी और जिसके बाद उसका इलाज एम्स में चल रहा था और जिसमें कि आपको बताते चले कि अब विनय त्यागी की मौत हो चुकी है। तो गोलीबारी में घायल हुआ था कुख्यात विनय त्यागी, जिसका एम्स के ऋषिकेश में जो है इलाज चल रहा था और जहां उसने दम तोड़ दिया है। आपको बताते चले कि 24 दिसंबर की रात उसे गंभीर अवस्था में एम्स में भर्ती कराया गया था और जहां त्यागी को एम्स के जामा आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा हुआ था और जहां आज सुबह करीब 7 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। हरिद्वार पुलिस ने सूचना मिलते ही विनय त्यागी के शव को कब्जे में ले लिया है, जहां पंचनामे भरने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। तो वहीं जानकारी देते चले कि विनय त्यागी को पेशी पर ले जाते समय 24 दिसंबर को रुड़की के लक्सर में बदमाशों ने गोलियों से हमला किया था और जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया था और जिसके बाद उसका एम्स ऋषिकेश में लगातार इलाज जारी था और जिसमें कि आज उसने दम तोड़ दिया है।
इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हरिद्वार से संवाददाता शहजाद अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शहजाद, जिस तरीके से कुख्यात गैंगस्टर ने दम तोड़ दिया है, क्या कुछ जानकारी निकलकर इसमें सामने आ रही है? जी निकिता, आपको बता दूं, मैं जो अभी जो लक्सर की रुड़की से लक्सर के लिए विनय त्यागी जो ले जाया जाता कुख्यात बदमाश को, उसमें लक्सर में कुछ बदमाशों ने 2-3 गोली मार दी थी उनको। उसके लिए उपचार के लिए उसके एम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया था। उनका इलाज वहीं चल रहा था। उसमें बता दे, प्रविंदर एसएसपी डोभान ने बताया था कि जो कुख्यात बदमाश है उनको 2-3 गोलियां लगी है और उसके बाद उपचार के लिए एम्स हॉस्पिटल ले गए हैं। बिल्कुल शहजाद, ये जो गोलीबारी हुई थी ये किस समय की बात है? क्योंकि जिस तरीके से ये पुलिस कस्टडी में था और इसकी पेशी के लिए इसे ले जा रहे थे। जी मैं बता दूं आपको, गोलीबारी हुई थी। गोलीबारी में घायल कुख्यात ने दम तोड़ दिया। 24 दिसंबर की रात एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। गोलीबारी में से जैसे कुख्यात विनय त्यागी की मृत्यु हो गई। विनय त्यागी को एम्स हॉस्पिटल की ओर से आज शनिवार सुबह 7 बजे की मृत्यु घोषित कर दिया जाए। वही एम्स में ड्रामा एसयू के टॉयलेट पर था। सूचना पर हरिद्वार पुलिस विनय त्यागी का शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है शहजाद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर डोईवाला से है, जहां देहरादून हवाई अड्डे पर एक महत्वपूर्ण सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें कि आपको बता दें कि अध्यक्षता हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी के सांसद महारानी राजलक्ष्मी साहा ने की। बैठक में डोईवाला विधायक सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। और जहां बैठक में आपको बताते चले कि हवाई अड्डे की हवाई पट्टी के विस्तार और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई अड्डा बनाने पर भी चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर सहमति जताई है। तो वहीं बैठक में एयरपोर्ट के निदेशक और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अब खबर हरिद्वार से है, जहां भादराबाद क्षेत्र में ग्राम जमालपुर कला में जन अधिकार पार्टी का कार्यालय विधिवत उद्घाटित किया गया। आपको बताते चले कि उद्घाटन में कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान पार्टी की नीति और विचारधारा से प्रभावित होकर सैकड़ों लोगों ने जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ली है। तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि जन अधिकार पार्टी समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों की आवाज बनेगी, जहां उन्होंने युवाओं, किसानों, मजदूरों और आम जनता के मुद्दों पर मजबूती से उठाने का संकल्प लिया है। तो वहीं जानकारी देते चले कि इस अवसर पर वीरेंद्र चौधरी ने जिला युवा अध्यक्ष नियुक्त उन्हें किया गया। और जहां कार्यक्रम के अंत में पार्टी के नेतृत्व में क्षेत्र में संगठन को और भी मजबूत करने की बात कही गई। लगातार हमारी पार्टी का कारभार बढ़ता जा रहा है। उसी को लेके प्रत्येक विधानसभा वाइज जन अधिकार पार्टी के कार्यालय खुल रहे हैं लगातार। तो उसी को लेकर आज विधानसभा रानीपुर में हमारे विजेंद्र चौधरी जी हैं, जिन्होंने ऑफिशियल तरीके से आज जन अधिकार पार्टी को ज्वाइन भी किया है। और आज विधानसभा रानीपुर का यहाँ पर कार्यालय का शुभारंभ भी है। और एक मजबूत कई लोग जो कई संगठनों से जुड़े हैं, किसान संगठनों से, सामाजिक संगठनों से, ऐसे कई सारे बहनें, कई सारे भाई, कई सारे नेतागण आज जन अधिकार पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं। तो आज हमारा मुख्यतः यही कार्यक्रम था। और लगातार जन अधिकार पार्टी का कार्यक्रम तो लगातार जारी है। देखिए, आज उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में विकास की बात तो कोई पार्टी कर ही नहीं रही है। अब खबर देहरादून से है, जहां 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के संयोजक और प्रदेश के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून और संविधान के अनुसार चलने वाली पार्टी है। जहां गैरोला ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं ने हमेशा कानून का सम्मान किया है। उन्होंने यह भी बताया कि निचली अदालत के द्वारा दोषियों को दंड दिया जा चुका है और वे वर्तमान में जेल में हैं। पार्टी हमेशा कानून और संविधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं ने हमेशा कानून और संविधान का पालन किया है। और जिस विषय पर वो अपनी बात कहना चाहते हैं, उस विषय का निचली अदालत से उसमें दोषियों को आवश्यक दंड मिल चुका है और दोषी जेल के अंदर है। तो मुझे लगता है कि किसी के पास भी उससे संबंधित विषय या साक्ष्य हैं, उनको भी कानून का सम्मान करते हुए कानून के दरवाजे पे जाना चाहिए। और अगर कुछ हैं
जाना चाहिए, नहीं तो राजनीति में वितंडा करने के लिए सबके पास अवसर रहते हैं। विकासनगर के थाना कालसी में अंकिता हत्याकांड को लेकर जन आक्रोश अब सड़कों पर खुलकर दिखने लगा है। आपको बता दें कि कालसी विधानसभा क्षेत्र में इस मामले को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, तो वहीं थाने से करीब 400 मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंकिता हत्याकांड में दोषियों पर अब तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है और जिससे आम जनता में भारी रोष है। तो वहीं जानकारी देते चले कि प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हत्यारों को फांसी दो, अंकिता को न्याय दो और सरकार जवाब दो जैसे नारे लगाए। इस घटना के बाद क्षेत्र में जहां पुलिस के द्वारा सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, तो वहीं मामले की जांच जारी है। कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले और सीबीआई जांच हो। गवर्नमेंट सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत है। जब तक अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल जाता हम लोग चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि तब तक हम भी सुरक्षित नहीं है। अगर अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है, कल के दिन हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि प्लीज आप लोग सीबीआई जांच करें और अंकिता भंडारी को न्याय दें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तहसील नेनबाग में जनरेटर की सुविधा न होने से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि खतौनी के लिए लंबी लाइनों में लगने से कई घंटों तक का इंतजार करना पड़ता है और खासकर जब कि बिजली की आपूर्ति में समस्या होती है। आपको बताते चले कि मुख्य बाजार से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित तहसील में लोग 30 से 40 किलोमीटर दूर अपने काम के लिए आते हैं, लेकिन बिना जनरेटर के बिजली जाने पर उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे कि उनका समय और आर्थिक नुकसान दोनों ही हो रहे हैं। तो वहीं क्षेत्र की जनता ने शासन प्रशासन से जनरेटर की सुविधा की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां न्यू ईयर के अवसर को देखते हुए अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए अभियान को तेज कर दिया है। बताते चलें कि आबकारी आयुक्त के निर्देशों पर अनुपालन में जिले भर में टीमों का गठन कर लगातार छापेमारी की जा रही है और इसी क्रम में कैनाल रोड पर स्थित एक निजी बार पर भी दबिश दी गई और जहां तलाशी के दौरान उत्तर प्रदेश की बिक्री के लिए निर्धारित विभिन्न ब्रांड के 14 बोतल अवैध मदिरा को बरामद किया गया है। जहां जानकारी देते चले कि कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बिक्री के लिए संग्रहित लगभग 90 कैन बियर और वाइन की 4 बोतलें भी जब्त की गई हैं और मौके पर मौजूद 2 अभियुक्तों को टीम ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया, जिसमें कि जानकारी देते चले कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पकड़ी गई शराब को त्योहारी सीजन में अवैध रूप से बेचने की तैयारी थी। ये आयुक्त महोदय द्वारा क्रिसमस डे और नए साल के उपलक्ष्य में पूरे जिले की जो टीम है उनको अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसी के अनुपालन में हम लोग पूरे शहर में चेकिंग कर रहे हैं। आज हमें सूचना मिली कि ये बार जो है ये बाहर से ला करके अवैध रूप से मदिरा परोसता है। तो यहाँ आए तो यहाँ पर हमने विभिन्न ब्रांड की 14 बोतल बरामद करी है जो उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए है और बियर की लगभग 90 कैन जो भी उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए है वो बरामद करी है और 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसके बाद जो हमारी आवश्यक कानूनी कार्रवाई उसको कर रहे हैं, उसको बाद में जो है कोर्ट में पेश करेंगे। नए साल के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है, जहां एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी दी है कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शहर के प्रमुख पॉइंट्स पर पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। जहां ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ रूट्स को डाइवर्ट भी किया जाएगा ताकि जाम से बचा जा सके, तो वहीं श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। एसएसपी ने सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की बात भी कही है, जहां उन्होंने जनता से अपील की है कि 31 दिसंबर को डीजे की आवाज को नियंत्रित रखें और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नए साल का जश्न जो है वो कुशलता के साथ मनाएं।
आगामी नव वर्ष की जो तैयारियों के सिलसिले में पुलिस लगातार हमारी चौकस रहेगी और प्रत्येक हमारे सभी पॉइंट्स पर पुलिस बल को लगाया जाएगा जो हमारे ट्रैफिक के लिहाज से महत्वपूर्ण है और जो हमारे क्राउड कंट्रोल के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें हमारा जो ट्रैफिक प्लान है वो ऑलरेडी जारी किया जाएगा, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से उसको जारी करेंगे और इसमें कोई भी पर्यटक जो हरिद्वार में आता है या यहाँ से आगे जाएगा उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसको हम लोग विशेष तौर पर उसका ध्यान रखेंगे। कोई भी जाम की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल हम लोगों के द्वारा ट्रैफिक पुलिस को दिया जाएगा और जो भी इस हर्षोल्लास में जो भी सम्मिलित होना चाहता है उसको पूरी तरीके से किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और भी मजबूत करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान योजना के तहत आम जनता को मिलने वाले निःशुल्क इलाज सुविधा पहले से ही जारी है और आगे भी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि इन योजनाओं को पूरी तरह से इंश्योरेंस मूल में संचालित करने की अब संभावित जो है वो आशंकाएं नजर आ रही हैं। जहां आपको बता दें कि स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के अनुसार इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और जहां भुगतान की प्रक्रिया इंश्योरेंस कंपनी और थर्ड पार्टी एजेंसी के जरिए होगी। इसमें सूचीबद्ध अस्पतालों को इलाज के लिए भुगतान में हो रही देरी खत्म होगी और जहां उन्हें समय पर भुगतान मिल सकेगा। तो वहीं आपको बता दें कि गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड में चलाने का फैसला भी लिया गया है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक के क्लेम इंश्योरेंस के माध्यम से 5 लाख से अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड में भी निपटाए जाएंगे। अभी माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये निर्णित हुआ कि आयुष्मान और अटल आयुष्मान के तहत 100% इंश्योरेंस मोड में अभी कार्य किया जाएगा और गोल्डन कार्ड में हाइब्रिड मॉडल के तहत काम किया जाएगा, जहां पे 5 लाख से नीचे के जो क्लेम्स हैं वो इंश्योरेंस मॉडल के माध्यम से होगा और 5 लाख से ऊपर जो क्लेम्स हैं वो ट्रस्ट मोड के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड चिकित्सा सेवा नियमावली अमेंडमेंट रूल्स भी प्रख्यापित करने की अनुमति माननीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है और इसमें जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का जो उम्र था, जो पहले 650 था, उसको बढ़ा के 62 कर दिया गया है और इसमें स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए भी पद जो है सृजित करने की अनुमति दी है और जो एनएमसी नॉर्म्स 2023 हैं, जो नए एनएमसी नॉर्म्स हैं, उसके अनुसार पदों का सृजन की अनुमति दी गई है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की एक और तस्वीर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि नैनीताल के जिले के ओखलकांडा ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी कोंता, हर्षताल और पटरानी मोटर मार्ग के गुणवत्ता पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 47 से 48 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सड़क महज 6 महीने में ही जगह जगह से उखड़ गई। आपको बताते चले कि ग्रामीणों की शिकायत पर ब्लॉक प्रमुख केडी रुवाली विभागीय अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और जहां सड़क की हालत देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा, तो वहीं ब्लॉक के प्रमुख ने सड़क को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी बताते हुए कहा कि कई बार सुरक्षा दीवार और गुणवत्तापूर्ण डामरीकरण के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन विभाग और ठेकेदार ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। मौके पर ही गेंती मंगवाकर जो सड़क है उसकी डामर परत उखाड़ कर रख दी गई। जहां आपको बताते चले कि PMGSY के चीफ और AI और JI को भी यहां पर घटिया निर्माण का प्रत्यक्ष सबूत दिखाया गया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि सड़क बनने के कुछ महीनों के बाद ही गड्ढों में तब्दील हो गई है और जिससे आवाजाही के साथ साथ जान का खतरा भी मंडरा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि 48 करोड़ की सड़क में भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई होगी या मामला वहीं दोबारा से फाइलों में दबकर रह जाएगा। सोचा कि ये दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ये हमारी रोड 3 महीने भी नहीं चली। इतना बड़ा दुर्भाग्य, 35 से 40 करोड़ रुपए जो खर्च हुआ, आज इसमें चलने लायक नहीं है। आज यहाँ पर हमारी एम्बुलेंस नहीं चल सकती है। हमारी जो है यहाँ गर्भवती महिलाओं को हल्द्वानी अस्पताल ले जाना हो, कोई हमारे पास संसाधन नहीं है। यहाँ वैसे ही हमारा इतना दूर।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रामनगर से है, जहां जिम्स कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी बुकिंग के नाम पर एक मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताते चलें कि बेंगलोर के फोटोग्राफर एस प्रशांत ने रामनगर पुलिस पर तहरीर देकर आरोप लगाया है कि फरमान नामक व्यक्ति ने एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट पैकेज को सफारी बुकिंग के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी की है। जहां 23 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने के बाद फरमान के द्वारा भेजी गई टैक्सी से रामनगर पहुंचे फोटोग्राफर ने कॉर्बेट क्राउन रिजॉर्ट में रुकने के बाद 25 दिसंबर को सफारी का इंतजार किया, लेकिन जिप्सी नहीं आई और बाद में सफारी को रद्द होने की सूचना दे दी गई। बताते चले कि सूचना पर पता चला है कि परमिट फर्जी था और जहां पुलिस ने कार्रवाई को शुरू कर दिया है, तो वहीं मामले की जांच जारी है। आपके माध्यम से जो मामला ये संज्ञान में आया है, ये किसी पर्यटक के साथ में इसके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, ठगी की गई है। पर ये फरमान नाम से कोई टूर ऑपरेटर हैं, तो इनके संबंध में जो भी कोई शिकायत अगर हमें मिलती है तो उसके विरुद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। और पहले से ही कॉर्बेट के द्वारा एडवाइजरी जारी करके पर्यटकों को, सभी को, आमजन को सूचित भी किया गया है, सतर्क किया गया है कि फर्जी वेबसाइट, फर्जी टूर ऑपरेटर के चक्कर में ना पड़े। और अगर कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। वो की गई थी। हाँ, इसमें पूर्व में एक मामला था इसका, इसके द्वारा ठगी की गई थी, तो उसमें एक इसके द्वारा जो भी कार्रवाई, जांच गतिमान है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।